जैसे ही मनीषा ने कहा कि बेटी हो तुम, माँ का दर्द तो बेटियां ही ज़्यादा समझती हैं, सामने से बेटी रश्मि ने फ़ोन एकदम काट दिया और वह बोलती रह गई। सारी उम्र की तकरीर सामने से गुजरने लगी, जैसे सिनेमा देख रही हो। वह कितनी छोटी थी, कुछ समझ नहीं आया। माँ को लिटा के सब रोते रोते क्यों सजा रहे थे। सिंदूर तो इतना लगाया था कि आने वाला साल भर लगाना ही ना पड़े। इतने फूल, गले में माला और हाथ में लिए सब उनकी छाती और पाँव पर डाल रहे थे। बाद में कुछ लोगों ने उनका मांचा ही उठा के राम नाम ले चलना शुरू कर दिया, तो मासी, बुआजी और सब रिश्तेदार जो पहले धीरे धीरे रो रहे थे वह छाती फाड़ रुदन करने लगे और साथ में बोल भी रहे थे, इस मासूम को तो देख लेती, क्यों छोड़ चली। उन सब को रोते देख मनीषा भी रोने लगी थी। उसके पापा ओसरों में बैठे रोते रहे, किंतु उन लोगों के साथ गए नहीं। औरतें थोड़ी दूर तक साथ गई और वापस आ कमरे में बैठ गई। आपस में मनीषा की माँ की अच्छाइयाँ बखान रही थी और साथ में रोती जा रही थी। उनमें उसकी मासी और नानी सबसे ज़्यादा रो रही थी। कुछ औरतें उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था मनीषा को, लेकिन उसके नन्हे मन ने जो नहीं समझा वह अब उसकी समझ में आता था। कुछ घंटों में जो उसकी माँ को लेके गए थे वह लोग भी वापस आए, किंतु उसकी माँ को साथ नहीं लाए थे। कुछ दिन सब रिश्तेदार रुके घर में, फिर बारी बारी अपने घर चले गए, नानी और बुआ जी को छोड़कर। सब शाम को बैठ कुछ चर्चा करते थे और बात बात पर मनीषा का नाम ले दुहाई देते थे। महीने बाद कुछ पूजा हुई और उसमें रिश्तेदारों के साथ कुछ अजनबी लोग भी शामिल हुए। पूजा के बाद सभी लोग चले गए और वह अजनबी लोग भी। अब मनीषा को स्कूल भेजा जाने लगा और मासी, दादी और नानी ने घर संभाल लिया था। उसे सब बड़े प्यार से रखते थे। जो उसे खाना हो वही घर में बनता था, जो उसे पहनना हो वही पहनाया जाता था। इतने लाड उसे पसंद थे, पर अपनी माँ की कमी खलती थी। एक दिन वह स्कूल से आई तो वो अजनबी मेहमान आए हुए थे। सब खुश थे, घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे। उसके पापा ने नए कपड़े पहने हुए थे। घर में बहुत दिनों बाद खुशियां झलक रही थी। जो मेहमान थे उन्होंने उनके पापा को टीका लगाया और कुछ भेंट आदि भी दिया। मनीषा, नानी, दादी, मौसी सबको भी भेंटें मिली। शाम तक सब चले गए तो वह नानी के साथ सोने चली गई। नानी उसके बाल सहलाने लगी और प्यार से गले लगा लिया और बोली थी कि अब उसकी नई माँ आएगी। कुछ दिन बाद सब अच्छे कपड़े पहन वही नए मेहमानों के घर गए और एक सांवली सी मोटी सी सजी धजी औरत को ले आए, जिसे उसकी माँ बोल रहे थे, नई माँ। कुछ बाद उसकी नानी और मौसी भी चले गए और वह दादी और उसके पापा और नई माँ के साथ रह गई। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में उसकी माँ की नुक्ताचीनी शुरू हो गई। उसे देर से उठने की आदत थी तो उसकी माँ को अखरने लगा। पहले तो खुद टोकती थी, किंतु बाद में तो उसके पापा भी झिड़की देने लगे, जो उसके लिए नई बात थी। उसके पापा ने कभी दो शब्द भी कड़वे नहीं कहे थे। वह माँ और पापा की बहुत लाडली थी और अब जो की परिस्थितियाँ थी वह उसे बहुत मुश्किल लग रही थी, किंतु उसे उसी में जीना था और कोई छोर नहीं था। कभी कभी एक दिन के लिए मौसी, नानी उससे मिलने आ जाती थी, किंतु उसकी माँ चालाकी से घर के हालात छुपाकर प्यार दिखा सब छुपा लेती थी। धीरे धीरे घर के काम हाथ बटाते बटाते घर का सारा काम निशा के सर पर आ गया। समझ नहीं पाई वह। ऐसे हालातों में मुश्किल से कॉलेज तक की पढ़ाई की, लेकिन उसकी माँ को ये मंजूर न था। एक दिन उसके पापा का वीटो पावर आया कि अब वह घर के काम करे। 2 साल कॉलेज के हो गए वही बहुत है। और वह रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सब व्यर्थ था। हमेशा की तरह वह सोने से पहले माँ को याद करके बहुत रोई। उसकी हाल ठीक नहीं थी। उसको मौसी की याद आई और उसने अपने पापा से बात कर मौसी के घर जाने की इच्छा जताई, पर पता नहीं कैसे उसे भेजने का इंतजाम हो गया। मासी के घर पहुँचकर उसके गले से लग वह बहुत देर तक रोती रही। मनीषा और मासी भी खूब रोई। जब मनीषा ने अपनी आप बीती सुनाई तो उसकी मौसी सकते में आ गई। उसने तो सोचा था कि मनीषा नई माँ के साथ खुश थी, और जब पढ़ाई को छोड़ने की बात सुनी तो उसकी मौसी बड़ी नाराज़ हुई और तय किया कि मनीषा को छोड़ने वह खुद जाएगी और अपने जीजाजी से बात जरूर करेगी। कुछ दिन रह मनीषा को छोड़ने गई तो अपने जीजाजी से बात की तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की और इधर उधर की बातें कर उठ खड़े हुए। मनीषा की मौसी ने भी ठान लिया था कि जाने से पहले जीजाजी से उसकी अनुमति पा लेने की, और वाकई में ऐसा हुआ और मनीषा की पढ़ाई पूरी हो गई। अब मौसी ने उसे उस परिस्थिति से निकालने के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन उसके पापा और माँ किसी भी रिश्ते के लिए राजी नहीं होते थे और उनकी चार मासी भी समझ गई थी। घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने वाली मनीषा का घर से जाना मंजूर न था उनको, लेकिन कर्म की गति न्यारी। उसके पापा का दोस्त विक्रम, जो उन्हीं की बिरादरी का था, उसे मनीषा और उसका स्वभाव आदि पसंद था। उनके बेटे वेद को भी मनीषा बहुत पसंद थी। जब वह लोग रिश्ता लेके आए तो मनीषा के पापा ने टालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और दोस्त को माँ देते हुए उन्होंने बहुत ही विनय के साथ बोल ही दिया कि मनीषा बनेगी तो उन्हीं की पुत्रवधू। ये बातें मनीषा की मौसी तक पहुंच गई थी। वह बिना विलंब अपने जीजाजी के घर पहुंच गई और बात अपने हाथ
ले जैसे तैसे कर खूब सादे तरीके से वेद के साथ मनीषा व्याह उसके घर आ गई थी। अपने घर के अत्याचारों से मुक्त हो सुनहरे सपनों में खोई हुई मनीषा ने गृह प्रवेश किया। मनीषा को स्वर्ग सा महसूस होता था। ऊपर से वेद का अथाह प्यार पा वह अपने आप को धन्य समझ मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती रहती थी। सरकारी अफसर की पत्नी बनकर भी काफ़ी मान पान पा रही थी। सजी धजी गुड़िया से घर में डोलती फिरती बहू सास को भी प्यारी लगती थी और अच्छे दिन आए वह पेट से भी थी और घर में खूब खुशी छा गई। और 9 महीने बाद सूरज का जन्म हुआ। सूरज के आगमन की वजह से पूरा घर साथ में आसमान पर विचरण करने लगा। 2 साल बाद फिर से मनीषा का पांव भारी हुआ। मनीषा खुश थी, बहुत खुश थी अपनी दुनिया में। और 9 महीने में आ गई छोटी सी गुड़िया, गोल मोल गोरी चिट्टी घुंघराले वालों वाली, बड़ी बड़ी आंखें वाली रोशनी। सब बहुत खुश थे। घर खुशियों की पींगे ले रहा था। देखते देखते सूरज स्कूल जाने लगा। पढ़ाई में वह वेद जैसा प्रतिभावान था, अव्वल आता था, अपनी टीचर का भी फेवरेट था। और अब रोशनी का भी स्कूल में दाखिला हो गया, वह भी पढ़ाई में होशियार ही थी। मनीषा की गृहस्थी खूब अच्छी चल रही थी। वेद की भी नौकरी में बढ़ोतरी होती जा रही थी। और एक दिन वेद का एक्सीडेंट हो गया। अपनी सास के साथ पगलाई सी अस्पताल पहुंची तो बेहोश वेद को देख पगला सी गई थी मनीषा। पूरा 1.5 महीना अस्पताल में रहने के बाद वेद ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने भी सिर हिला बाहर चले गए। बस इतना ही याद था उसे। जब होश आया घर भरा था रिश्तेदारों से और वही दृश्य जब उसकी माँ चल बसी थी। मनीषा बेहोशी में पड़ी रहती थी। सास भी उससे दूरी बनाने लगी। आक्षेप लगाया मनहूसी का, अपनी माँ के बाद वेद को भी डस लेने का। और फिर तो सास की सह पर रिश्तेदारों के भी मुंह चलने लगे। और एक बार फिर मनीषा की जिंदगी कहर बन गई। सब उत्तर क्रिया खत्म होने पर अपने अपने घर चले गए और सास और बच्चों के साथ वह रह गई। वेद के दफ्तर से मिली धन राशि और बीमे की राशि काफ़ी थी, किंतु बच्चों को पढ़ाना लिखाना और घर खर्च चलाना उस राशि में संभव नहीं था। वह चिंतित सी रहने लगी। सास का उसके प्रति बर्ताव भी ठीक नहीं था, किंतु वह अपने फर्ज से चुकती नहीं थी। और एक दिन अखबार में आए विज्ञापन को देख उसने अर्जी लिख भेजी नौकरी के लिए। घर ठीक ठाक था, किंतु उसमें जान नहीं बची थी। सूरज की 12वीं की परीक्षा थी। अब वह बड़ा दिखता था। रोशनी भी अब किशोर अवस्था में आ चुकी थी। सास सब अपने पाठ पूजा के अलावा और कोई चीज़ में रुचि नहीं लेती थी। अनमने से दुखी दिन चल ही रहे थे कि एक दिन उसकी नौकरी के लिए एक अर्जी के जवाब में साक्षात्कार की तारीख आ गई। कुछ आशा की किरण लिए वह उस दफ्तर पहुंची जहां का पता लिखा था। उस पत्र में उतरनिया हुई और साक्षात्कार में और दूसरे ही दिन से कार्यालय में काम चालू भी हो गया। मशीन की तरह ज़िंदगी चलने लगी। सुबह उठना, घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, सास की देखभाल करना, बस यही रफ्तार से दिन कट रहे थे। एक दिन जब दफ्तर से लौटी तो सास बुखार से तप रही थी। दफ्तर से छुट्टी ली। सास की सेवा करते करते काफ़ी दिन हो गए, किंतु कुछ सुधार नहीं था तबीयत में। और एक दिन बुखार ज़्यादा था, दिमाग में चढ़ गया और अपने बेटे के पास सिद्धार गई। अब दोनों बच्चों के साथ दिन कटने लगे। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। मनीषा ने ऋतु के रूप में सूरज को सहचारी मिल गई और रोशनी को रिदम के रूप में साथी मिल गया। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। जो सूरज माँ के दर्द समझ उसके आगे पीछे घूमता था, मानसिक सहारा और नैतिक हिम्मत देता था, वह नौकरी और गृहस्थी में उलझ अनजाने में ही माँ से दूर होता जा रहा था। रोशनी भी सास ससुर और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। बहू के भी बेटा हुआ और बेटी को भी बेटा हुआ। बेटे की डिलीवरी पर रोशनी उसके पास 3 महीने रही और स्वस्थ हो अपने घर गई थी। एकदम चौंक गई मनीषा। घंटी बजी थी दरवाजे की। पता ही नहीं चला कितना वक्त बीत गया। आंखों में बह रहे आंसू कब आए और क्या क्या सोच लिया। आंसू पहुंच उठ दरवाज़ा खोला तो सामने रोशनी खड़ी थी। रोशनी गुस्से में माँ के आंसू की परवाह न करते हुए कड़ी नज़र से माँ को देखकर चिल्लाई कि उसको अपने बच्चों की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इस उम्र में अपने सहकर्मी मुकेश से कैसे शादी कर सकती थी। आवाज़ सुन के सूरज भी अपने कमरे से बाहर आया और पीछे पीछे ऋतु भी आ गई। सूरज ने पूछ ही लिया, बात क्या है। माएँ बेटियां पर ज़्यादा विश्वास करती हैं, बेटों से ज़्यादा बेटियों का सहारा माँ को होता है, इसीलिए उसने ये बात बेटी को विश्वास में लाने के लिए बताई थी। उसी बात को ले उसने बतंगड़ बना दिया था। भाई की ओर देख माँ की ओर गुस्से से हाथ उठाकर बोली कि ये शादी करने जा रही हैं। सूरज को तो काटो तो खून न निकले ऐसा हो गया। सन सा खड़ा बहन और माँ की ओर देखने लगा। सोचा जब माँ जवान थी, शादी की उम्र थी, तब भी कभी नहीं लगा कि वे शादी के बारे में सोचेंगी भी। अब क्या हो गया, ससुराल में मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। सास के सामने क्या मुंह दिखाएंगी, उसके पति को क्या जवाब देगी और क्या क्या वजह बता माँ को अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी रोशनी। अब तो सूरज भी बोला कि उसके ससुराल में उसकी इज्जत क्या रहेगी, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे और बहुत सी बातें कर वह भी माँ को निर्णय बदलने के लिए बोल रहा था। ऋतु तो जैसे तमाशा देख रही थी, पूरे प्रसंग का लुत्फ उठा रही थी। फिर बड़ी नजाकत से सास से बोली, माँ मेरी सहेलियाँ भी मेरा मजाक उड़ाएंगी और मेरे मायके में भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़माना क्या कहेगा।
अब तक सब्र से सुन रही मनीषा बोली कि जब वह बेवा हुई थी, मुश्किलों से बच्चे पाले, सास की सेवा की, आर्थिक प्रश्न थे, तब आपका ये ज़माना नहीं खड़ा था उसके साथ। सब उसने अपने बलबूते पर किया, दोनों बच्चों की पढ़ाई, शादी सब अकेले ही किया था। कौन था उसके साथ? सूरज को बोली कि वह अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त रहता है। वैसे ही हाल रोशनी का भी है। एक ही शहर में रहते हुए भी महीनों में एक बार भी अपनी माँ से मिलने का समय नहीं है उसके पास। बहू की ओर देख बोली कि इसे भी मायके और अपने दोस्तों के बाद कुछ नहीं दिखता। क्या वह इतनी गई गुजरी है कि उसकी अवज्ञा हो? अब रोशनी बोली कि उसके ससुराल और बच्चे और पति के प्रति भी उसका फर्ज है, मायके कैसे बैठी रह सकती थी। ये सब सुन के मनीषा बोली कि वह जब डिलीवरी में 3 महीने मायके में थी, तब भी उसका घर चल ही तो रहा था। इतनी बहसबाजी से मनीषा का सिर चकरा रहा था। हार के उठ अपने कमरे में गई और अपना पासपोर्ट और कपड़ों से भरा बैग ले बाहर आ बोली कि बहुत हो गया, अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी, मुकेश के साथ, और घर से बाहर हो ले।